आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। 10 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। दीपिका पादुकोण, सदगुरु समेत कई सेलिब्रिटी शामिल होंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण है। एग्जाम से पहले छात्रों को टिप्स देंगे पीएम मोदी। परीक्षा में तनाव कम करने के टिप्स देंगे पीएम। मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान हंगामे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ऐसी ही चुनाव लड़ती है। देश में चुनाव आयोग खत्म हो चुका है। बीजेपी ने एसपी के आरोपों पर पलटवार किया है। ऐतिहासिक जीत। ऐतिहासिक जीत। अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कफन दे देना चाहिए, चुनाव आयोग पे उंगली उठाओ। तो 24 में जब लोकसभा जीते तो क्यों नहीं बोले? वेरी सैड, दिस इज नॉट डन। ये अच्छी बात है। जब आप जीतते हो तो एकदम पूरा बम बम होता है, तब चुनाव आयोग को आप एकदम छाती पे लेके नाचते हो। ये गलत बात है। जब आपको पता चल रहा है हार रहे हैं, वो 24 में धोखा हो गया था हमको। अब वही ये गलत बात है। दिस इज नॉट डन। एग्जिट पोल दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत दिल्ली में ला रही है। आपको लगता है सारा पूर्वांचली वोट एक वोट, सिंगल एक वोट भी नहीं गया है झाड़ू वालों को। एक वोट नहीं। दर्द में दुख में आम आदमी पार्टी वाले एकदम बाल नोच रहे हैं अपने। देखिए सड़क पे सारे उतर गए। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक, उनकी गारंटी, उनके किए हुए काम, उनका विश्वास, वो जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके के बयान दिए हैं इलेक्शन कमीशन पे, जब वो जीते थे 24 के अंदर, तब उन्होंने इस तरीके की बातें इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं की थी आज तक के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में बात अब उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में कल हुए उपचुनाव की। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मिल्कीपुर में पुलिस ने धांधली में बीजेपी की मदद की और चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर में भी हुआ। ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत हो। अरे युग सच्चाई का है। मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है उसी का युग है। जनता जाग चुकी है। सनातनी जाग गए हैं। ऐसा समय कभी भारत में आया नहीं था और ये समय को देश की जनता अपने हाथों से खोना नहीं चाहती। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। बाहुबली अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की अनंत सिंह की जमानत याचिका। मोकामा गोलीकांड में जमानत याचिका खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। पटना के बेऊ जेल में बंद है अनंत सिंह। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी देने का मामला। धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धमकी भरा मेल करने वाले नाबालिग को पकड़ा। नोएडा के 4 स्कूलों को किया था धमकी भरा मेल। पहचान छुपाने के लिए VPN सॉफ्टवेयर का उपयोग किया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर में भीषण सड़क हादसा। कार और रोडवेज बस में
भीषण भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। जयपुर से महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे लोग। जयपुर के दूदू इलाके में हुई है बस दुर्घटना। कार का टायर फटने से कार हो गई अनियंत्रित होकर डिवाइडर की दूसरी तरफ पहुंच गई कार। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। इमिग्रेशन को लेकर नया कानून जल्द, सरकार जल्द पेश करेगी नया बिल। सूत्रों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है नया कानून इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह लेगा। नए बिल में इमिग्रेशन कानून सख्त किया जाएगा। इमिग्रेशन को लेकर सरकार जल्द नया कानून लाने वाली है। सरकार जल्द पेश करेगी नया बिल। नया कानून इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह लेगा। बीजेपी का संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार है। वो बता दें आपको कि संजय सिंह ने यह दावा किया है कि 7 एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ऐसे में बीजेपी ने कहा है कि ये एमएलए खरीदने की कोशिश के आरोप बेबुनियाद है। आप नतीजों से पहले डर गई है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। ये प्रवीण खंडेलवाल सांसद चांदनी चौक के कह रहे हैं कि संजय सिंह ने लगाया था एमएलए को ऑफर देने का आरोप, और वो कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। अभी रिजल्ट आए नहीं है और आपको कैसे पता चल गया कि ये 7 सांसद? पहले सुना देते हैं प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 25वां दिन है। देश दुनिया से लाखों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। संगम में पवित्र स्नान के लिए आम दिनों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक लगभग 39 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 30 करोड़ 97 लाख और 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में आस्था उमंग की अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं। सैकड़ों किलोमीटर से भक्त पहुंच रहे हैं। संगम नगरी जयकारों से गूंज रही है और ये श्रद्धालुओं की, भक्तों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया भर के लोग संगम नगरी में पहुंच रहे हैं और इस कड़ी में पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी हिंदू श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, जो हर हर महादेव के धुन में रम गए। गंगा की लहरों में बहता विश्वास, घाटों पर जन सैलाब और सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ। ये सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था, भक्ति, परंपरा और दिव्यता का महासंगम है। और अब इस सबसे बड़े उत्सव में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। भारत में कदम रखते ही इन श्रद्धालुओं को अपनापन और आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस हुई। आस्था के समागम ने इन्हें अभिभूत कर दिया। कोई हर हर महादेव का जय घोष कर रहा था, कोई हर हर गंगे की भक्ति में लीन दिखा। महाकुंभ में आके हमें यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसे कि हमने टीवी में देखा हुआ है, मीडिया के माध्यम से देखा हुआ है और हमारे गुरुदेव ने हमें ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए, यहाँ पे देखें वो कुंभ मेला जो बहुत नसीब वालों को
अवसर मिलता है तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बचपन से सुना था कि प्रयागराज एक उत्तम धरती है जहाँ पर अगर स्नान किया जाए उसकी नदी में तो बहुत उत्तम होता है जन्म सफर। मुंबई में सरकार और बीएमसी ने मिलकर महिलाओं के लिए एक मुफ्त जिम का इंतजाम किया है। बस के भीतर एक जिम बनाने की पहल का महिलाओं ने बड़ा स्वागत किया है। 300 से ज्यादा महिलाएं हैं जो इस जिम का फायदा उठा रही हैं। लोगों का रिस्पांस देखकर सरकार ऐसी ही दूसरी बसेस भी तैयार करवा रही है। मुंबई में महिलाओं के लिए चलता फिरता जिम सुर्खियों में बना हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री। ये जिम फडणवीस सरकार और बीएमसी की साझा पहल है। खास बात यह है कि चलता फिरता ये मोबाइल जिम देश का पहला जिम है। सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए इस जिम को एक बस में तैयार किया गया है, जहां हर उम्र और हर वर्ग की महिलाएं कसरत कर रही हैं। बांद्रा इलाका है, काटर रोड के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से ये वैन का इंतजाम किया गया है, स्पेशली महिलाओं के लिए है और बिल्कुल निःशुल्क है। ये देखिए यहाँ पर वेटिंग भी चल रही है, 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं और अंदर बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। ये देखिए अच्छा खासा पूरी वैन को सजाया गया है, जिम में परिवर्तित कर दिया गया है। और ये महिलाएं, मुझे लगता है कि जिम करके आप लोग थक गए हैं क्या? कितनी देर से आप लोग हैं यहाँ पे? 1 घंटे से। मतलब ये देखिए थोड़ा थक गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपने सोचा है वो पूरा का पूरा करेंगे। कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सरकार की इस पहल से उन्होंने अपना वजन काफी कम कर लिया है, साथ ही वो पहले के मुकाबले काफी फिट नजर आने लगी है। क्या ये 8 तारीख को मार्च से ओपन हुआ था वैन, और जब पहले हम आते थे या वॉक करने आते थे, जब ये ओपन हुआ तो हमें ऐसा लगा कि ये जब हम इतना वॉक कर रहे हैं तो ये जब फ्री है तो इसका भी आनंद लेना चाहिए। और इसके वजह से मेरा भी वजन कम हो गया 1 साल में। सितंबर से आ रही हूँ, मेरा भी वजन था। धीरे धीरे दिख रहा है तू भी ऊपर चढ़ना चालू कर दे लांबू जी आगे जो मैनुअल का चैम्बर है वहाँ पे ढक्कन किसी भारी वाहन जाने की वजह से डैमेज हुआ था और उसके अंदर 2 साल का बच्चा गिर गया था लाइन में। तो करीब 100 से 150 मीटर के आसपास एरिया चेक कर लिया पूरा, एक ढक्कन खोल के। लेकिन आगे इसका जो पाइप है उसका डाया काफी कम है, वहाँ पे एयर सिलेंडर लेके जा नहीं सकते, इसलिए एयरलाइन की मदद से कुछ जवानों को अंदर उतारा है इसमें और वो लोग सर्च ऑपरेशन चालू किया जा रहा है बच्चे को निकालने के लिए। सर, बच्चा गिरा, उसका नाम क्या है और कितनी उम्र है उसकी? 2 साल उम्र है और नाम जो है उनके पेरेंट्स वगैरह से जानकारी। क्या संसाधन उपयोग में लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से? इसमें स्कूबा सेट यूज किया जा रहा है, बाकी एयरलाइन यूज की जा रही है, ब्रीदिंग ऑपरेटर सिलेंडर है और इस तरह के टॉर्चेज वगैरह सभी का यूज। कितने कर्मचारी काम में लगे हैं? इसमें 60 से 70 कर्मचारी ऑफिसर्स काम में लगे। क्या लग रहा है सर, कितना वक्त और लगेगा? अभी बोल नहीं सकते क्योंकि आगे अभी मुश्किल से 60 मीटर का और एरिया बाकी है, उसके बाद खाड़ी और ये जो पंपिंग साइड में लाइन जा रहा है उसको चेक करेंगे। कुछ इनपुट मिल पाया है सर? कुछ इनपुट मिल कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की संभावना।
देखिए, कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और सूत्रों के मुताबिक सोमवार को नया डायरेक्ट टैक्स कोड या नया आयकर बिल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। संभावना है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इसके प्रावधानों पर विचार हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का ऐलान किया था। हिमांशु मिश्रा सीधा रुख कर लेंगे अपने सहयोगी हमारे संवाददाता का। हिमांशु, क्या खबर, क्या हलचल इसको लेकर? देखिए, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब लोकसभा के अंदर बजट पेश कर रही थी, उन्होंने कहा था कि नया इनकम टैक्स बिल जो है सरकार इसी संसद सत्र में लेके आएगी और कैबिनेट कल बैठक है और कैबिनेट के अंदर जो है न्यू टैक्स बिल या ये कहे डायरेक्ट टैक्स कोड को जो है वो मंजूरी मिलने के बाद सरकार जो है इसे संसद में पेश करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी और उसके बाद जो है हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है आशुतोष, उसमें ये है कि इसको जो है स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के पास भेजा जाएगा, जिसमें इसके सभी क्लॉज पर जो है वो विस्तार से चर्चा हो सके और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी सजेशन और सुझाव हो उनको इसमें जो है वो समाहित किया जा सके। इसको लेकर सरकार की मंशा क्लियर है, इस बिल को लेकर आना है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी हो, कई ऐसे प्रोविजन है जिनमें कुछ चेंज करने हो, कई ऐसे कानून है जिसमें कई बड़ी सजा का प्रोविजन है, उनको कम करना और नए डायरेक्ट टैक्स कोड को जो है आम आदमी को सरल भाषा में समझाया जा सके, इसके ऊपर जो है ज्यादा फोकस रहेगा इस बिल के अंदर। आशुतोष, हिमांशु आप बने रहिएगा, फौरन आपका हम दोबारा रुख करने वाले हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए आयकर कानून के बारे में कहा था। आइए आपको सुनवाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का वो बयान। I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा था। मुद्दा था सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री आवास पर खर्च करने का। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। तो पीएम मोदी जब बोलते हैं तो विपक्ष के हर बयान का ध्यान रखते हैं और सबका जिक्र भी करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी के बयान पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने
ये कांग्रेस को लेकर के सवाल खड़ा किया है। क्या सब कुछ इंडिया ब्लॉक में सही नहीं चल रहा है? देखो, जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट पे चारों खाने चित होगा और हो रहा है, क्योंकि जो ये जुगाड़ के जमघट के जो नेतृत्व कर रही थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तो उनके सभी साथियों को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि कांग्रेस की जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उसके हाथ में हमेशा बेवफाई का खंजर है और कभी भी उसका डीएनए जो है वो गठबंधन को या अलायंस का रहा ही नहीं है। उसका इतिहास रहा है कि उसने जो है वो या तो धोखा दिया है या बेवफाई की है और या पीछे से जो है वो टांग खींची है या पीछे से जो है वह वार किया है। तो इस बात का अच्छी तरह से लोगों को एहसास है, इसीलिए शुरू से मैं इस बात को कहता रहा कि ये जो गठबंधन की गठरी है उसमें जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके अंदर महत्वाकांक्षी मतभेद हैं और पहले छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएंगे और ये गठबंधन भी निपट जाएगा। और आपने देखा कि ये जो पहले यूपीए निपटा, अब उसके बाद जो है ये इन्होंने इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस बनाया, वो भी निपट गया। एक सवाल उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की भाषा बोल रही थी। इस तरीके के सवाल उन्होंने देखिए, उन्होंने जो कहा मैं उस पर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा देश इस बात को अच्छी तरह महसूस कर रहा है और उनके साथी तो बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस की ज़मीन बंजर है लेकिन उसके हाथ में बेवफाई का खंजर है और हमेशा जो है वो लगातार अपने साथियों के साथ छल करना, अपने साथियों के साथ धोखा करना, उसका एक पूरा के पूरा जो है मिजाज रहा है और इस मिजाज और रिवाज को जो है वो लेकर के कितने दिन लोग ढोएंगे। दिल्ली के चुनाव में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति मजबूत काफी दिखाई जा रही है, आप इसको कैसे देखिए, जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छूमंतर हो रही है। अब झाड़ू की झांसा यात्रा के झंडा बरदार को भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि दिल्ली की जनता ने उनकी विदाई का बैंड बाजा बजा दिया है। मिल्कीपुर को लेकर के समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अगर चुनाव के
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने वीजा और काउंसलर सेवा दोबारा शुरू कर दी है। ये सेवाएं करीब 2 महीने पहले बंद कर दी गई थी। ये फैसला यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। अब वे वीजा और महत्वपूर्ण कागजी कार्रवाई के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं। আসলে এখানে আসলে ভিসা দেওয়ার জন্য আসছে আমার মেয়েদের জন্য। আমার ভিসা আছে, ওটা আমাদের মেয়েদের ছিল না। ওখানে আমার বাপের বাড়ি, ভিসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য আসলে ওখানে যেতে পারি না। তো এখন আবার খুলছে আজকে থেকে, খুব ভালো লাগতেছে। ওদের ভিসা জমা দিতে আসছি, এই আর কি। এই কালকে তো ভিসা দিব নিউজে দেখেছি, তো নিউজে দেখার পরে খুব আনন্দ। বিগত কয়েক মাস যাবত আমাদের কোনো রিলেটিভ আমরা ওদের সঙ্গে দেখা করতে পারি না, ভিসা নেই, সেই জন্য যেতে পারিনি আমরা। তো আজকে বিষয় খুলেছে, আমরা খুব আনন্দিত, সেই জন্য বিষয়ের জন্য আসলাম, যেমন বাংলাদেশ মামার বাড়িতে। ढाका में हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अगरतला में मिशन परिसर में तोड़फोड़ की थी। इसके एक दिन बाद यानी 3 दिसंबर 2024 से बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग ने सेवाएं बंद कर दी थीं। उस घटना के बाद पुलिस ने मिशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। ये बताया जा रहा है कि पायलट सुरक्षित है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने तुरंत एक टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। हादसे की वजह नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। उस जगह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्रैश होने के बाद आग की लपटों में, बिल्कुल आग के एक गोले में तब्दील ये फाइटर, और आसपास खड़े हुए वहां के स्थानीय लोग आपको नजर आ सकते हैं। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, क्या खबर है, कितने बजे हुआ यह हादसा? क्या ये पुष्टि है इस बात की कि पायलट सुरक्षित इसमें से इजेक्ट हो चुके थे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक पायलट जो है वो मोबाइल पर फोन करके अपने सीनियर जो अधिकारी हैं उन्हें हादसे की जानकारी देते हुए इसमें दिख रहे हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक राहत की खबर है कि पायलट जो है फिलहाल वो सुरक्षित है इस फाइटर जेट के। हालांकि ये फाइटर जेट कौन सी मेक का था, या मिग था या फिर कोई दूसरा फाइटर जेट था, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि विमान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और आग की लपटों में घिरा हुआ है। ये माना जा रहा है कि क्योंकि पास ही में ग्वालियर एयरफोर्स बेस है, माना जा रहा है कि विमान ने शायद ग्वालियर से उड़ान भरी होगी और करेरा जो कि शिवपुरी जिले में आता है, उसी के पास में जो गांव पड़ता है बहरेटा स्थानी, उसमें खेत के बीचों बीच ये जो विमान है ये क्रैश हुआ है। और क्योंकि ये बहुत अंदरूनी इलाका है तो फिलहाल करेरा से जो गाड़ियां हैं अग्निशमन दल की वो रवाना की गई हैं। इसके अलावा ग्वालियर से भी टीमें जो है सेना की और एयरफोर्स की वो रवाना की गई है इस इलाके के लिए, घटना स्थल के लिए। फिलहाल ये घटना की कारण जो है ये सामने नहीं हो पाए कि आखिरकार क्या वजह रही कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जो विमान में एक पायलट है जो वहां गांव के लोगों को मिला है वो। शुक्रिया रवीश, ये एयरफोर्स की तरफ से बयान का इंतजार करना पड़ेगा इन सभी चीजों के लिए। सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र के दुश्मनों पर संज्ञान लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग मर चुका है, हमें उन्हें सफेद कपड़ा गिफ्ट में देना होगा। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की
कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता हूं। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव ने कहा, मिल्कीपुर में पुलिस गालियां दे रही है, धमकी दे रही है। दरोगा हमारे कार्यकर्ता को गाली दे रहा है और कह रहा है कि तुमको बर्बाद कर देंगे। ये मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए रवि किशन ने कहा, ये लोग तो संसद में बम बम हो गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, तब इन्हें चुनाव आयोग नहीं याद आ रहा था। ये गलत है। एक उपचुनाव अयोध्या क्षेत्र के मिल्कीपुर में भी हुआ। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत हो। अरे युग सच्चाई का है। मोदी जी निस्वार्थ संतों का युग है। जनता का पैसा जो जनता में लगा है उसी का युग है। जनता जाग चुकी है, सनातनी जाग गए हैं। ऐसा समय कभी भारत में आया नहीं था और ये समय को देश की जनता अपने हाथों से खोना नहीं चाहती। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पुलिस मतदाताओं में डर पैदा करने के लिए उनके पहचान पत्रों की जांच कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कथित स्टिंग का ऑडियो क्लिप पोस्ट किया और कहा, ये पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का एक स्टिंग ऑपरेशन है। क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में 7 अंक का सुखद संयोग रहा है। उनका जन्म जो है 1981 में 7 जुलाई को ही हुआ था। 7 नंबर की जर्सी वो पहनते थे भारतीय टीम में। आईपीएल भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या फिर घरेलू क्रिकेट या फिर आईपीएल, 7 उनका सबसे पसंदीदा अंक रहा। जर्सी पे उनके 7 नंबर ही दिखता था। उनके रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान के तौर पे बीसीसीआई ने 2023 दिसंबर में 7 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया। यानी अब 7 नंबर का जर्सी कोई भी नहीं पहन पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने ना सिर्फ जो क्रिकेट का मानचित्र है उस पे देश का नाम रोशन किया, झारखंड के सम्मान में भी 4 चांद लगाए। ये उनका सबसे पहला आवास है जो उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे भूखंड आवंटित किया गया था 2009 में झारखंड जो हाउसिंग बोर्ड है उसके द्वारा, और यहाँ पे उन्होंने ये आवास का निर्माण कराया था। अब उसको जो है इस तरह से कुछ नया रूप दिया गया है। उनको हेलीकॉप्टर शॉट जो है मारते हुए देखा जा सकता है। और इस घर का अंक भी, यानी इस घर का नंबर भी उन्होंने 7 पे रखा है। धोनी 7, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए धोनी 7 नंबर। ये अब उनके जो फैंस हैं उनके लिए एक नया विषय हो गया है और वो अब यहाँ इस 7 जो अंक है उसको देखने पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ इस घर के जो आप पूरा आवासीय परिसर है, या यूं कह लें कि ये यहाँ पे जो विंडो पैन्स है, ग्लासेस जो है, इन तमाम ग्लासेस पे उनको बैटिंग करते हुए, विकेट कीपिंग करते हुए आप देख सकते हैं। उसकी झलक जो है आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ये देखिए, आपको कहीं जो है वो स्क्वायर कट लगाते हुए आपको नजर आएंगे, कहीं जो है हिट लगाते हुए नजर आएंगे, कहीं लॉफ्ट करते हुए, बॉल को लॉफ्ट करते हुए नजर आएंगे, और कहीं पर वो कीपिंग करते हुए दस्ताने पहने हुए भी यहाँ नजर आ रहे हैं। तो यहाँ जो है एक उनके फैंस बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर। अभी नतीजे आए नहीं हैं, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर आ गया है। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, का ये बड़ा आरोप। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को, सवाल यह है कि वो विधायक हैं या इस बार के उम्मीदवार हैं। चुनाव जीतेंगे तब तो विधायक बनेंगे, लेकिन उनका कहना है कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ का
ऑफर आ चुका है। या तो बीजेपी जानती है कि उन 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही जीत रही है और उन जीत के संभावितों को 15-15 करोड़ का ये ऑफर दिया गया है। ये आरोप है संजय सिंह का। आइए आपको सुना देते हैं संजय सिंह का क्या आरोप है। ये खास बातचीत है उनकी आज तक से। सर, रिजल्ट भी नहीं आया, अभी से आप लोग दावा कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश हो रही है दिल्ली में, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर आ रहा है। साथ कोशिश कम नहीं हुई, 13 में नहीं हुई थी। शेर सिंह डागर और हमारे कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश, शेर सिंह डागर के द्वारा हमारे कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। उस समय स्टिंग ऑपरेशन हमने जारी किया था। हमारे साथ ये प्रयास नहीं हुए। पंजाब में हमारे एक सांसद तोड़ लिया इन लोगों ने। दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही दबाव बना के इन्होंने एजेंसियों का दबाव दिखा के हमारे मंत्रियों को तोड़ा। तो ये ऑपरेशन लोटस करते हैं। इन्होंने अब तक हमारे 7 विधायकों से संपर्क किया है, जिनको 15-15 करोड़ रुपए देने का ऑफर किया है और ऑपरेशन लोटस चला के उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हार रही है और अभी ही उन्होंने 8 फरवरी के पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। कौन है 7 लोग, क्या एविडेंस है? मिल जाएंगे आपको। देखिए, आप लोग हमेशा हम जब कोई बात कहते हैं तो आप कहते हो प्रमाण तो सही समय पे दे देंगे। जो जो चीजें हमने कही हैं उसके प्रमाण आए हैं सामने। लेकिन उन 7 लोगों का नाम तो साझा करेंगे आप? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तो हमने ऑडियो रिकॉर्ड करने ਰੋਣਾ ਕਾ ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਾ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਰੋੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭੱਜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਤਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀ वाइट करा लो, ठीक करा लो। मेरा नाम हरविंदर सिंह। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ? ਮੈਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਤਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਰੂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਪੇਰੂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਪੇਰੂ, ਕੋਕਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰਗਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਨਾਮਾ ਜੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਏਂਗਾ, ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਕਰੂਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ, ਫਿਰ ਡੋਂਕੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਨਾਮਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਡੋਂਕੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਗੁਆਟਾਮਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ? ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ ਡੋਂਕਰ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਵੀ ਲੱਗੀ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 8-9 ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 12वीं के टॉपर्स को स्कूटी बांट रहे हैं। सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी छात्रों का फूल बरसा करके अभिवादन कर रहे हैं और 7,900 स्कूटी जो है आज पूरे मध्य प्रदेश में जो 12वीं के टॉपर्स है उन्हें बांटी जा रही है। इसमें छात्रों की पसंद का भी ध्यान रखा गया है। जिन्हें पेट्रोल स्कूटी चाहिए थी उन्हें पेट्रोल, जिन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए था उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर, और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम छात्रों को सांकेतिक रूप से यहाँ भोपाल में करीब 40 से ज्यादा स्कूटी का वितरण हो रहा है और उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 7,900 स्कूटी जो है वो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की इस योजना के तहत बांटी जा रही है। आपको बता दें कि साल 2023 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत सरकारी स्कूलों के जो 12वीं के टॉपर्स हैं उन्हें ये स्कूटी जो है बांटी जाती है और उसी योजना के तहत आज ये स्कूटी का वितरण जो है हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,900 स्कूटी जो है वो छात्रों को, जो टॉपर्स हैं उन्हें बांटी जा रही है। हम छात्रों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर रायसेन जिले से हूँ। रायसेन जिले से हैं आप? अपने स्कूल में टॉप हुए थे? जी हाँ। तो आपने क्या विकल्प चुना था, पेट्रोल और ई में से? इलेक्ट्रिक स्कूटी चुना था जी। और क्या आप कहना चाहेंगे आज, इससे पहले कोई स्कूटी आपने चलाई, बाइक चलाई, या फिर ये पहली गाड़ी होगी आपकी? नहीं, ये मेरी पहली गाड़ी है, पर्सनल मेरी पहली गाड़ी होगी। वैसे घर में है मेरे पास, पिताजी के पास, बट ये मेरी पहली गाड़ी होगी। इस वजह से मेरी बहुत खुशी हो रही है कि ये पर्सनल मेरी है। आप कहाँ से हैं, क्या कहना चाहेंगे? रुनाई से हैं हम। हाँ, तो हमको ये पहली बार स्कूटी मिली है, बहुत खुशी है आज हमको स्कूटी के लिए, और हम स्कूल में फर्स्ट आए थे, बस। तो आप देख सकते हैं छात्रों के चेहरे पे खुशी जो है, टॉपर्स के चेहरे पे एक खुशी तो टॉप करने की थी और एक दूसरी खुशी सरकार की इस योजना के तहत जो स्कूटी आज इन्हें मिल गई है। तो जाहिर सी बात है एक मन में खुशी रहेगी कि अब इनके पास खुद का अपना एक निजी वाहन होगा जिसे ये चला करके अब कॉलेज में भी जाएंगे। कैमरामैन प्रतीक के साथ आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने लिया एक और बड़ा फैसला। वीमेन स्पोर्ट्स में ट्रांसजेंडर्स को अब नो एंट्री। लिंग परिवर्तन करने वालों पर भी लागू होगा फैसला। कीपिंग मेन आउट ऑफ वीमेन स्पोर्ट्स है आदेश का नाम। थोक फूलगोभी की कीमतों में भारी गिरावट के कारण हरियाणा के कैथल में कई किसानों को अपनी कटाई के लिए तैयार फसल को नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारी नुकसान से जूझ रहे किसानों का कहना है कि उन्हें प्रति किलोग्राम सिर्फ 1 रुपया मिल रहा है। उनके मुताबिक वे कटाई और फसल को मंडी तक ले जाने का खर्च भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने जी अभी फिलहाल में 3 किले गोभी की नष्ट कर दिया। मंडी में भाव बाजार है नहीं है बिल्कुल भी, 1 रुपये किलो गोभी बिक रही है। कम से कम लागत हमारी 35-40 हज़ार रुपये तो इसमें लागत है। तो अभी तो कुछ खर्चे भी नहीं पूरे होने लग रहे इसमें, तो इस करके ये नष्ट कर रहे हैं। कितनी लागत आ गई आपकी इसमें? लागत जी लगाई भी है जी, ये 40,000 रुपये 35,000 रुपये तो खर्चे ही आ रहे हैं इस पे जी। मैंने खुद किया ठेके पे? ठेके पे जमीन है जी। क्या करे जी, बिकती कौन है जी? हाँ जी, रुपये किलो बिका है जी। रुपया किलो? हाँ जी। सबूत है कोई आपके पास? सबूत ये रहे जी, बिल रहे जी, ये देखो जी। कितना नुकसान हो गया? नुकसान जी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। हाँ जी। लागत कितनी आई थी? लागत 30,000 आ रही है जी। 1 एकड़ पे? हाँ जी। 1 एकड़ पे 30,000 हाँ जी। लागत? हाँ जी। और नुकसान कितना हो गया? नुकसान ही ला लो जी 70-80 हज़ार नुकसान है जी। हाँ जी। उम्मीद थी कोई अब की बार फसल अच्छी होगी? उम्मीद ये थी कि भी रेट अच्छा मिलेगा जी। गोभी की फसल ना बिक नहीं रही मंडियों में बिल्कुल भी। 20 से लेके 25 रुपए का पन्ना बिक रहा है जी। 25 किलो का पन्ना 1 रुपये किलो भी नहीं बिक रही। देख लो, अब ले जाने का खर्चा भी पड़ रहा है, तो फिर किसान ने ये मजबूरी बन गई भी इसको नष्ट ही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे भाई। कितने रुपए मूल्य मिला आपको जब मंडी में लगे? ये आप लगा लो जी 25 किलो का पन्ना था और 20-25 रुपए का बिका। 1 रुपये किलो भी नहीं बैठता जी वो तो इसमें फिर क्या मुनाफा होगा? टेम्पो वाले का किराया भी नहीं पूरा आता जी। थोक व्यापारी कीमतों में गिरावट की वजह इस साल बड़े पैमाने पर हुई पैदावार को बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बाजार में मजदूरों को भुगतान करने में भी कठिनाई हो रही है।
गोभी का तो मार्जिन कुछ है यहाँ पे, है ही नहीं, बिक्री नहीं गोभी, किसी मंडी में भी नहीं, कोई आड़ती भी नहीं उतारता माल को। जिमीदारों की पैदावार इतनी हो रही है यहाँ पे, लोगों ने, कईयों ने तो खेत भी बा दिया ऐसे खड़ी गोभी को ऐसे ही। अब ₹1.5 किलो में खर्चा भी नहीं मुड़ रहा जिमीदारों का।